ऐसे कौन से हालात थे जिनकी वजह से नोलन जेवियर वेल्स पानी में गया? आखिरी बार उसे वीडियो में देखा था, वो बिना शर्ट के था। किसी ने कुछ देखा था? कोई न कोई कुछ जानता है। नोलन वेल्स की मौत क्यों हुई? ये सवाल 4 जुलाई से हवा में लटका हुआ है, जब से 18 साल का कॉलेज फुटबॉल खिलाड़ी नोलन वेल्स एक दूर दराज के द्वीप से गायब हो गया था और कुछ दिनों बाद ऐसी परिस्थितियों में मिला जो आज भी समझ में नहीं आती। नोलन वेल्स की स्वतंत्र पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब आ गई है और इसमें क्या मिला, मैं आपके साथ सब कुछ विस्तार से समझाऊंगा, एक विशेषज्ञ के साथ जो हमें बता सकते हैं कि इसका असली मतलब क्या है। साइड बार में आपका स्वागत है, जिसे लॉ एंड क्राइम द्वारा प्रस्तुत किया गया है। मैं जेसी वेबर हूं। देखिए, हम सभी इस मामले में जवाबों का इंतजार कर रहे हैं। परिवार भी इस मामले में जवाबों का इंतजार कर रहा है, किसी भी चीज का इंतजार कर रहा है जो हमें यह बता सके कि उस द्वीप पर नोलन वेल्स के साथ वास्तव में क्या हुआ था। उनका परिवार धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा था, जनता देख रही थी और आज आखिरकार हमें कुछ मिला है। स्वतंत्र पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। याद है, परिवार ने स्वतंत्र पोस्टमार्टम करवाने के लिए कहा था। लगता है राज्य की जांच और मेडिकल एग्जामिनर पर अविश्वास है। वकील बेन क्रैम्प उनकी ओर से पैरवी कर रहे हैं। आज सुबह बेन क्रैम्प माइक पर आए और बताया कि उन्हें क्या मिला। कई घटनाएं हुई है, लेकिन मुख्य बात यह है कि मैं आपको यहां एक अपडेट दे रहा हूं। नोलन वेल्स का इस हफ्ते सम्मान हुआ। एक बड़ा समारोह था जिसमें सैकड़ों लोग आए। रेवरेंड एल शार्पटन ने श्रद्धांजलि भाषण दिया। टाइलर पेरी ने खर्चों का भुगतान किया और उस समारोह के खत्म होने से पहले शार्पटन ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सभी का ध्यान खींचा। नोलन वेल्स के मामले में दोष सिद्धि तक पहुंचाने वाली जानकारी के लिए $50,000 का इनाम। पेरी ने वहीं पर इसकी बराबरी कर दी। अब कुल इनाम $1,00,000 है। जो भी यहां किसी संभावित दोष सिद्धि तक पहुंचाने वाली जानकारी रखता है, उसके लिए कुल इनाम यही है। वैसे एक पल के लिए मान लेते हैं कि कोई अपराध हुआ था। FBI मामले में दखल देकर धमकियों की जांच कर रही है। इससे पता चलता है कि मामला कितना गर्मा गया है और यह सब कुछ उस संभावना के साथ हो रहा है कि एक ग्रैंड जूरी की संभावना मंडरा रही है। देखिए, जितना हमें पता है, जिला अटॉर्नी के साथ एक बैठक के बाद बेन क्रैम्प ने कहा कि जिला अटॉर्नी ने संकेत दिया कि शेरिफ कार्यालय की जांच के बाद वे इस मामले को एक ग्रैंड जूरी के सामने पेश कर सकते हैं। अभी तक कोई समय सीमा तय नहीं हुई है, लेकिन यह एक संभावना है जब तक हम पोस्टमार्टम की आधिकारिक रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। सही है, क्योंकि मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं जिस बारे में बात करने जा रहा हूं वो स्वतंत्र पोस्टमार्टम की प्रारंभिक रिपोर्ट है, न कि राज्य के मेडिकल एग्जामिनर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। हम इस मामले में हर एक घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं और आज बेन क्रैम्प ने NAACP सम्मेलन में मंच से शुरुआती निष्कर्ष साझा किए। हमें पता है नोलन वेल्स का शव वॉशिंगटन DC ले जाया गया था। फिर से परिवार ने ही यह करवाया था, उन्होंने ही इसका आदेश दिया था। ये निष्कर्ष पहली बार हमें स्वतंत्र रूप से देखने का मौका देते हैं कि क्या हुआ। इन निष्कर्षों से पहले बेन क्रैम्प ने बताया कि पारदर्शिता की लड़ाई क्यों जरूरी है। मैं कॉल सेंटर पर फोन करने वाले सभी और रेवरेंड एल शार्पटन का धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं मिस्टर टाइलर पेरी का धन्यवाद करता हूं। मैं मिस्टर थेरी ओवेंस का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने $1,25,000 का इनाम रखा। जिस किसी के पास कोई जानकारी हो ताकि हम सच तक पहुंच सकें कि क्या हुआ था, मेरा मतलब है कोई भी वीडियो, और हमें बहुत सारे वीडियोस मिले हैं प्रेसिडेंट जॉनसन उस दिन के युवाओं से, और हम चाहते हैं कि उनमें आगे आकर तस्वीरें साझा करने का साहस हो। जो आपने सुना, मुझे पता है लोगों ने कहा कि वहां काफी गड़बड़ी हुई थी। कुछ लोग मानते हैं कि इसमें नोलन शामिल था। ये सारी बातें ये जानने के लिए जरूरी है कि क्या हुआ था, और इसलिए मैं आप सभी का यहां आने के लिए धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये खबर अमेरिका की किसी भी खबर जितनी ही महत्वपूर्ण है। पता लगाना कि नोलन वेल्स क्यों मरे। एक बच्चे को खो देना वाकई में ये आपके दिल को तोड़ देता है। ये एक ऐसा दर्द है जिसे आप माप ही नहीं सकते, खासकर नोलन जैसे किसी के लिए जिसने हर किसी की जिंदगी में इतनी खुशी, रोशनी और जीवंतता भर दी। उनके जैसा सच्चा इंसान बहुत कम मिलता है, तो इतनी कम उम्र में और इन हालातों में उस उजाले को खो देना वाकई बहुत मुश्किल रहा है। इसी वजह से हमने ये रास्ता चुना है। जनता में बहुत से लोग ये सारे सवाल पूछ रहे हैं।
हमारा सिर्फ एक सवाल है, हमारे बेटे के साथ क्या हुआ? बस वही एक सवाल है। और इसलिए हमें उम्मीद है कि हमारे स्थानीय अधिकारी जो करना चाहिए वो करेंगे, क्योंकि हमारे पास प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। ये दिल तोड़ने वाला है और चिंता का कारण भी है, जो कि फिर से यही वजह है कि हम यहाँ हैं। इसीलिए हमने ये मदद मांगी है। अब परिवार के पास उनकी स्वतंत्र पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और यही उस मेडिकल एग्जामिनर पैथोलॉजिस्ट ने पाया। प्रारंभिक रिपोर्ट, दूसरा पोस्टमार्टम, नोलन जेवियर वेल्स की मौत, मृत्यु का कारण अनिर्धारित, जांच लंबित है। मृत्यु का प्रकार अनिर्धारित, जांच लंबित है। सिर के पिछले हिस्से के मुलायम ऊतकों में लालिमा का एक सीमित क्षेत्र, ऑक्सीपिटल क्षेत्र। उन्होंने कहा कि इस समय इसका कारण अज्ञात है। उन्होंने बताया कि उन्हें शरीर शुरुआती पोस्टमार्टम के बाद मिला था। उन्होंने कहा कि शरीर में काफी सड़न थी। तो आपको क्या सुनाई देता है? कारण और मृत्यु का प्रकार अज्ञात है, सिर के पीछे लाल निशान है। यहीं से मामला दिलचस्प होता है। बेन क्रैम्प के अनुसार यूनाइटेड केजन नेवी ने नोलन को पूरे कपड़े पहने हुए पाया, चेहरे के बल पड़ा हुआ था। हालांकि क्रैम्प ने यह बताया कि नोलन की जो आखिरी तस्वीर हमने देखी है, जिसमें वो अपने दोस्तों के साथ स्विम ट्रंक पहने हुए हैं, जो हर जगह फैली हुई है, उसमें वो पूरे कपड़े पहने हुए नहीं है। सही है, उसने शर्ट नहीं पहनी है। और आपके पास उसकी या संभवतः उसकी आखिरी वीडियो है। ये नई सामने आई TMZ फुटेज जो 4 जुलाई को दोपहर 2:23 बजे रिकॉर्ड की गई थी। ये दिखाता है कि एक आदमी जो शायद नोलन जैसा दिखता है, नाव पर वही नीले स्विम ट्रंक पहने हैं जो मशहूर फोटो में थे। अगर वही है तो उसने फिर भी शर्ट नहीं पहनी। हालांकि ये अभी अभी सामने आया है। तो यूनाइटेड केजन्स नेवी ने एक्स पर जाकर कहा, वकील क्रैम्प, हमने नहीं कहा कि नोलन पूरी तरह कपड़े पहने मिले, वो केवल स्विम ट्रंक पहने था। कृपया हमारे शब्दों का गलत अर्थ ना ले। अब नोलन की शारीरिक हालत समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो मैं इसे समझना चाहता हूं। मैं ये समझने की कोशिश करना चाहता हूं कि इसका मतलब क्या है। मैं इस क्षेत्र में हमारे पसंदीदा विशेषज्ञों में से एक को ला रहा हूं। यह है डॉक्टर नैट रदरफोर्ड, रिचलैंड काउंटी कोरोनर डॉक्टर। आपको देखकर अच्छा लगा। मुझे पता था आप और हम दोनों इसे लाइव देख रहे थे। आप नोट्स ले रहे थे जब हम इसे समझने की कोशिश कर रहे थे। यहां कई अलग अलग पहलू हैं जिन पर बात करनी है। मैं स्वतंत्र पोस्टमार्टम के सबसे बड़े निष्कर्ष से शुरुआत करूंगा। आप बताइए कि ये कितने सीमित होते हैं। लेकिन यह तथ्य सामने आया कि मृत्यु का कारण और तरीका जांच लंबित रहने तक अनिर्धारित है। क्या यह बात आपको हैरान करती है? या इसका क्या मतलब है? इससे हमें क्या समझना चाहिए? नंबर 1, इस मामले से जुड़ी परिस्थितियों को देखते हुए मैं बेहद निराश हूं कि शुरू से ही एक स्वतंत्र पोस्टमार्टम नहीं किया गया। हाँ, राज्य की जिम्मेदारी है कि वह पोस्टमार्टम करे। यहां तक कि काउंटी कॉरोनर ने भी कहा, मैं इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहता और इसे राज्य के मेडिकल एग्जामिनर के कार्यालय भेज रहा हूं। तो अगर वे ऐसा करने जा रहे थे तो उन्हें शुरू से ही इस परिवार को स्वतंत्र पोस्टमार्टम का विकल्प देना चाहिए था। इस स्वतंत्र पोस्टमार्टम में कुछ चीजें गायब हैं जो मुझे एक माँ और समुदाय की सदस्य होने के नाते सही नहीं लगती। नंबर 1, अगर आप शरीर के किसी हिस्से को रोक कर रखना चाहते थे, मुझे लगता है कि स्वतंत्र परीक्षक को ये बात शुरू से ही पता होनी चाहिए थी और उन निष्कर्षों की रिपोर्ट उन्हें भेजनी थी। हाँ, ये सामान्य है कि अगर आप शरीर के हिस्सों की आगे जांच करने वाले हैं तो उन्हें रोक कर रखा जाता है। लेकिन क्यों? ऐसा क्या था जिसे आपको जांचने की जरूरत थी? और आपने इस बारे में परिवार से बात क्यों नहीं की? एक सार्वजनिक अधिकारी के रूप में पारदर्शिता, खासकर कॉरोनर की भूमिका में, जहां आपसे उम्मीद की जाती है कि आप पुलिस की जांच से अलग स्वतंत्र पोस्टमार्टम करें। मुझे लगता है कॉरोनर और एमी का दफ्तर इस परिवार के प्रति पारदर्शी और ईमानदार नहीं रहा और ये मुझे परेशान करता है। आप गर्दन की मांसपेशियां क्यों रोक कर रखेंगे? आप क्यों मुझे रोक वो कर चलाने रखेंगे? दीजिए। मुझे वो चलाने दीजिए। मुझे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो हिस्सा चलाने दीजिए। सामने वाला हिस्सा, भीतरी गर्दन की संरचनाएं अनुपस्थित थी, शरीर के साथ नहीं मिली थी।
ट्रेकिया और लैरिंजियल कार्टिलेज, थायराइड, हायोइड और हायोइड बोन शरीर के साथ प्राप्त नहीं हुई थी। इसलिए ये पैथोलॉजिस्ट गर्दन की चोट की संभावना को खारिज नहीं कर सकता कि वह मृत्यु में योगदान देने वाला कारक थी या मृत्यु का कारण। डॉक्टर रदरफोर्ड, उन टुकड़ों को क्यों हटाया जाएगा और क्या उनकी जांच की जा रही है? आपने सही सवाल किया कि यह बात डॉक्टर मिशेल को क्यों नहीं बताई गई जो स्वतंत्र पोस्टमार्टम कर रहे हैं। आमतौर पर शरीर के उन हिस्सों को क्यों? मुझे नहीं पता क्या उन्हें आमतौर पर हटाया जाता है और क्यों। हाँ, आमतौर पर उन्हें हटाया जाता है। जब भी पोस्टमार्टम किया जाता है हम उन आंतरिक संरचनाओं को हटाते हैं ताकि हम उन्हें और अच्छे से जांच सकें, सिर्फ देखने भर के लिए नहीं बल्कि सूक्ष्मदर्शी से भी। अब जब हम गर्दन की मांसपेशियों को देखते हैं तो हम उन मांसपेशियों को देखते हैं जिन्हें स्ट्रैप मसल्स कहा जाता है। तो अगर मैं आपको एक अंदाजा दूं तो ये आपकी स्ट्रैप मसल्स हैं, ठीक है? लेकिन ठीक यहाँ आपकी ईसोफेगस है, आपकी ट्रेकिया है और आपकी हायोइड बोन है। उन्होंने खास तौर पर उल्लेख किया कि जब स्वतंत्र परीक्षक को शरीर मिला था तब उसमें हायोइड बोन शामिल नहीं थी। ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे देख रहे हैं कि स्ट्रैप मसल्स में रक्तस्राव हुआ था या नहीं। इसका मतलब गला घोटने के संकेत हैं। पेटिकियल रक्तस्राव अहम है पर मांसपेशियों में भी रक्तस्राव जरूरी है। हायोइड हड्डी, उस हड्डी की जांच करना, उससे मुलायम ऊतक हटाकर उसमें चोट के संकेत देखना, जैसे उस हड्डी में फ्रैक्चर होना, ये बहुत जरूरी है। जब आप गला घोटने या किसी का गला दबाए जाने के बारे में सोचते हैं, गर्दन के हिस्से पर चोट लगना, कुंद आघात। मेरे लिए दूसरी अहम बात यह है कि वे तय नहीं कर सके कि खोपड़ी के भीतर रक्तस्राव हुआ या नहीं, जो फिर से समस्या वाली बात है क्योंकि खोपड़ी के पिछले हिस्से में रंग बदल गया था। उन्होंने इसे नोट किया, उन्होंने इसकी माप भी ली। क्यों हाँ, किया? मैं आपसे इसके बारे में पूछने ही वाला था। वो बात क्यों नहीं बताई गई थी? और अगर उसके नीचे कोई फ्रैक्चर नहीं था, ठीक है, पर ये क्यों नहीं बताया? इस परिवार को जितना पता है उससे ज्यादा जानना चाहिए। जब हमारे पास ऐसे केस आते हैं और हमारे पास भी सवाल होते हैं, तब भी हम परिवारों को जो थोड़ा बहुत पता होता है वो बताते हैं और कहते हैं देखिए चीजें बदल सकती हैं लेकिन अभी हमारे पास यही जानकारी है। तो इस बारे में बहुत सारे सवाल हैं। सबसे पहली बात ये कि वो, मुझे ये कहते हुए बुरा लग रहा है लेकिन नोलन के शरीर के वो हिस्से गायब है। क्या इसका मतलब यह है कि आप ये भी तय नहीं कर सकते कि ये एक दुर्घटनावश डूबना था या नहीं? बिल्कुल सही, क्योंकि मुझे ये जानना है कि जब उन्होंने उन्हें पहली जांच में वो शव मिला था, क्या श्वास नली में पानी था? क्या उसमें कोई मलबा था? उसके पेट में क्या क्या था? क्या वहां गोलियां थी? क्या वहां शराब थी? क्या वहां खाना था? इससे पता चलता है नोलन ने आखिरी बार कब खाया, वो क्या पी रहा था। मैं उसके पेट की सामग्री की जांच कर रही हूँ। उसका शरीर कैसे मिला था? क्या वो सच में पानी के अंदर मिला था या वो बस किनारे पर ही मिला था? ये बातें बेहद महत्वपूर्ण है, खासकर पानी में मौत की जांच के दौरान। तो अगर पहले जांचकर्ता ने सही है उन शरीर के हिस्सों को हटा दिया, तो क्या इसका मतलब है कि जब राज्य के मेडिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट टॉक्सिकोलॉजी के नतीजों के साथ आएगी तो उनके पास कोई निष्कर्ष हो सकता है, चाहे इसमें किसी की आपराधिक संलिप्तता थी या नहीं, उस हिस्से में कोई चोट लगी हो या नहीं, डूबने की वजह से मौत हुई हो या नहीं। उन्होंने हिस्से हटाए, इससे लगता है कि उनके पास शायद जवाब हो सकता है। उन्होंने बाकी सब कुछ भेज दिया, तो जाहिर है कि उन्होंने नोलन के शरीर के इन हिस्सों को आगे जांचने के लिए रोक लिया। क्यों? और अगर आप पूरा शरीर भेजने वाले नहीं थे, क्यों? और आपको ये बात सिर्फ परीक्षक को ही नहीं, परिवार को भी बतानी चाहिए। आपको वकील को भी बताना चाहिए क्योंकि ये महत्वपूर्ण जानकारी है। ये डॉक्टर रॉजर मिशेल पूर्ण स्वतंत्र जांच नहीं कर सकते अगर शरीर के कुछ हिस्से गायब हैं। क्या आपने पूरे कंकाल की एक्सरे की थी ताकि पता चले कि हड्डियां टूटी थीं या नहीं? मुझे लगता है सबसे बड़ी गलती ये थी कि इस मामले की परिस्थितियां जानते हुए भी उन्होंने परिवार को स्वतंत्र पोस्टमार्टम कराने की अनुमति नहीं दी। लेकिन आप जानते हैं, लोग इसे देखकर कहेंगे क्या वे कुछ छुपा रहे हैं? क्या ये एक उचित निष्कर्ष है या फिर फिर से मैं इस बारे में सावधान रहना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, क्या ये कुछ ऐसा है जो आपने पहले देखा है? क्या ये सामान्य है? क्या ये निर्णय में चूक है? क्या ये गलती है? क्या ये लापरवाही से किया गया काम है या इसमें कुछ ऐसा है जो नहीं? क्या इसमें पारदर्शिता की कमी है? मेरा मानना है कि
उनकी बात सुनना कि उनके शरीर की हालत के बारे में वे क्या सोचते हैं और नोलन के साथ क्या हो सकता था, ये सब बिना उसके शरीर की जांच किए ही कहना चिंता की बात है। आप कैसे मान सकते हैं कि इसमें कोई आपराधिक पहलू नहीं था और ये सिर्फ दुर्घटनावश डूबने का मामला था, जबकि पोस्टमार्टम भी पूरा नहीं हुआ है? इस मामले में ये पहली गलती थी जिसे इंगित किया जाना चाहिए था, न सिर्फ एक एक माता पिता होने के नजरिए से, लेकिन साथ ही एक कॉरोनर के तौर पर भी मैं हमारी कानून प्रवर्तन टीम से मिलती हूं और उन्हें कहती हूं, सुनिए, कृपया इस तरह की जानकारी मेरे से बात किए बिना जारी ना करें। मैं नहीं चाहती कि परिवार को लगे हम कुछ छुपा रहे हैं। मैं चाहती हूं कि वे जाने, और नॉलन को हक है कि उसकी मौत की कहानी सबको बताई जाए, चाहे वो कितनी भी कठोर या साधारण हो। उसकी मौत की सच्चाई सही सही बताई जानी चाहिए। नोलन के सिर के पीछे ये लाल रंग का निशान इस ऊतक वाले हिस्से में, मुझे लगता है इसे फोकल कहते हैं, आपको ज्यादा पता होगा। इसे फोकल कहते हैं। इसे स्थानीय रंग परिवर्तन कहा गया। मतलब ये कि ये फैली हुई डिस्कलरेशन नहीं थी, यानी ये बड़े हिस्से में नहीं थी। ये बहुत खास तौर पर उसी हिस्से में थी, इतनी खास कि वे इसे माप सके ताकि पता चले ये कहीं और नहीं फैली। मुझे लगता है ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक चोट लगने की जगह हो सकता है। अब क्या ये पहले परीक्षण से या जिस तरह से शरीर को रखा गया था उससे हो सकता है? या क्या ये हो सकता है? क्योंकि याद रखिए, जब शरीर की आखिरकार जांच हुई थी, ठीक है, मुझे लगता है कि वो 10 जुलाई थी जब उन्होंने कहा कि शरीर की जांच हुई थी, अगर मैं सही हूं तो। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ने नॉलन को मारा, उसके साथ कुछ हुआ और वो निशान अभी भी वहां था? क्या ये सिर्फ मेरा अनुमान है या आपको लगता है कि ये कुछ ऐसा हो सकता है जो उसकी मौत के बाद हुआ? मुझे लगता है कि ये पहले भी हुआ था क्योंकि जैसा बताया गया, रंग बदलना दिखा था। साथ ही यहाँ मेडिकल प्रोफेशनल न होकर भी कोई ऑटोप्सी रिपोर्ट पढ़ रहा है, जिससे मैं भी पूरी तरह असहमत हूं क्योंकि इससे चीजें और उलझ जाती हैं। उन्हें सच में डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए थी। मिचेल या किसी सहायक, किसी ऐसे व्यक्ति को जो मेडिकल ट्रेनिंग और ज्ञान रखता हो, उससे ये ऑटोप्सी रिपोर्ट पढ़नी चाहिए थी। लेकिन मैं विषय से भटक रही हूँ। जिस रंग बदलने की उन्होंने बात की थी, मैं बस सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि मैं उन्हें सही तरह से उद्धृत कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि ये खोपड़ी के पीछे की हड्डी के ऊपर 12 बाय 8 इंच की लाल रंग की डिस्कलरेशन थी। मुझे लगता है ये अहम है क्योंकि ये पीछे से वार दिखाता है। चाहे खोपड़ी के भीतर रक्तस्राव हुआ हो या नहीं, हमें पता है कि इसमें खोपड़ी की हड्डी में फ्रैक्चर नहीं था। तो ये तथ्य कि ये उनके साथ हुआ, हम जानते हैं कि ये मृत्यु से पहले की बात है क्योंकि मृत्यु के बाद आमतौर पर चोट के निशान नहीं बनते। हम हमने उन चोट के निशानों की देखे। जांच करते हैं। हम वास्तव में पैथोलॉजिस्ट उन चोट के निशानों वाली जगह को चीरा लगाते हैं और वे कुछ खास चीजें देखते हैं। अब फिर से ये शव बाद में खुले स्थान पर मिला, पर पता नहीं वो वहीं था या किसी ने उसे वापस लाकर वहां छोड़ दिया। वे कहते हैं कि वो पूरी तरह कपड़े पहने था, मगर सभी तस्वीरों में उसकी शर्ट नहीं थी। यहाँ बहुत हाँ, सारे आपने सवाल इसके बारे हैं। में क्या सोचा? शरीर के स्पष्ट विघटन के बारे में क्या? फिर से फिर यह से बहुत महत्वपूर्ण है। ये जरूरी है क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि विघटन में क्या बदलाव थे। क्या वो फूला था? क्या वो पानी में भीगा था? वे कहते हैं वो भीगा नहीं था, लेकिन अगर किसी को पानी के पास औंधे मुंह पाते हैं, गीली चीजें जल्दी सड़ती हैं। मैं सोच भी नहीं सकती कि किनारा पूरी तरह सूखा हो। वहां पानी है, वहां नमी है। तो क्या उसका चेहरा सही सलामत है? क्या उस पर कीड़े थे? फोरेंसिक कीट विज्ञानी से भी जांच करानी चाहिए थी, ये कहने के लिए क्या यहाँ कीड़ों की गतिविधि थी? कीड़ों को देखकर मृत्यु का समय अनुमानित किया जा सकता है। मुझे लगता है यहाँ बहुत कुछ गायब है। और मुझे लगता है सबसे बड़ी गलती जैसी सच में ये है कि उन्हें इस परिवार को ये विकल्प देना चाहिए था कि शव को कोई और छुए, उससे पहले वे खुद पोस्टमार्टम करवा सकें। मैं आज सुबह बेन क्रम्प की एक और बात सुनाना चाहता हूं। ये पैथोलॉजिस्ट ये नहीं कह सकता कि कोई गैर आकस्मिक बाहरी कारण नोलन वेल्स की मौत में योगदान दे सकते थे या उसकी वजह हो सकते थे। समझे? वो कह रहे हैं कि शरीर की जांच के आधार पर वो आपराधिक हस्तक्षेप की संभावना से इनकार नहीं कर सकते। ये महत्वपूर्ण है। जब ये सवाल अब भी अनसुलझे हैं, नंबर 1, वे कौन से हालात थे
जिनकी वजह से नोलन जेवियर वेल्स पानी में गया। नंबर 2, जब शव मिला तो उसकी स्थिति क्या थी? नंबर 3, क्या श्वास नली में पानी था? याद है उसने फेफड़ों और वायु मार्गों के बारे में बात की थी, क्या वे पानी से भर गए थे? नंबर 4, क्या गर्दन के आगे की संरचनाओं में किसी चोट का कोई सबूत है? हमें पोस्टमार्टम बिना गर्दन के मिला। दूसरे पोस्टमार्टम में हमें शरीर बिना गर्दन के मिला। नंबर 5, क्या कोई भी इंट्राक्रेनियल हैमरेज का सबूत है? उसने कहा यह बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी चीजें जिन्हें वो ऑटोप्सी के दौरान नहीं देख सका, जिन्हें शुरुआती मेडिकल एग्जामिनर देख सकता था। नंबर 6 था, पेट की सामग्री की संरचना क्या थी? वो इसके महत्वपूर्ण होने की बात करते हैं क्योंकि उसे कब पाया गया था, वो पानी में कब से था, उसके अंतिम भोजन के बाद कितना समय हुआ। इन सभी चीजों का महत्व तब बढ़ जाता है जब आप एक पूरी और निष्पक्ष पोस्टमार्टम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और नंबर 7, टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट में क्या निष्कर्ष निकले थे? उन्होंने कहा कि नोलन जेवियर वेल्स की मृत्यु के कारण और तरीके के लिए सबसे अच्छा वर्गीकरण फिर से जांच लंबित अनिर्धारित है। तो वे आपराधिक संलिप्तता की संभावना से इनकार नहीं कर सकते। अब राज्य के जांचकर्ता इस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं? मुझे लगता है वे अब भी ऑटोप्सी की टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, पर क्या वे इस पर प्रतिक्रिया देंगे? वे इस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं? हमें राज्य चिकित्सा परीक्षक के कार्यालय से आधिकारिक ऑटोप्सी कब मिलेगी? अब वहां आगे क्या होने वाला है? मेरा मतलब है, मैं वाकई में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की प्रतिक्रिया को लेकर बहुत जिज्ञासु हूं। मुझे लगता है कि उनके पास प्रतिक्रिया देने का ही विकल्प है। मुझे लगता है कि यही एक सही काम है जो करना चाहिए। ये तथ्य कि उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं देने का विकल्प चुना है, ये तथ्य कि उन्होंने पारदर्शी न होने और जानकारी साझा न करने का विकल्प चुना है, ये केवल कर्तव्य की विफलता नहीं है, ये जनता के भरोसे के साथ किया गया विश्वासघात है। जनता आप पर भरोसा करती है कि आप बताएंगे कि लोग कैसे मरे, चाहे वो सच्चाई कुछ भी हो। और अगर उनके पास कुछ है तो उन्हें परिवार से बात करनी चाहिए। उन्हें इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं है। उन्हें उस परिवार के अलावा किसी और से बात करने की जरूरत नहीं है। और परिवार को बताएं, सुनिए, मैं ये साझा करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे आप सबसे ये कहना है कि जब तक हमें सारी रिपोर्ट्स वापस नहीं मिल जाती, तब तक आप लोग इसे किसी से साझा ना करें। ये बहुत सीधी सी मांग है। माँ बाप जानना चाहते हैं कि उनके बेटे के साथ क्या हुआ। वे जवाब तो दे ही सकते हैं और कह सकते हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं, आपराधिक संलिप्तता की आशंका है। हमने यही निष्कर्ष निकाला है। और मैं जानना चाहता हूं, अगर सच में उस मेडिकल जांच में और यहां जो है उसमें कोई अंतर है। मेरा मतलब है, इससे पहले ही बहुत से सवाल उठने वाले हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत से सवाल उठाएगी। टॉक्सिकोलॉजी की रिपोर्ट, क्या वो अधूरी कड़ियां जोड़ने में मदद करेगी? मुझे नहीं पता वो करेगी या नहीं। वहां कुछ न हो तो यह मृत्यु के कारण में योगदान नहीं देता, लेकिन अगर वहां कुछ है तो ये एक छात्र खिलाड़ी है। ये वो व्यक्ति है जिसे अपनी एथलेटिक क्षमता और फुटबॉल खेलने के लिए स्वस्थ रहने पर गर्व था। ये उसके लिए पहली मोहब्बत थी। आप उसके पापा को उसके बेटे के फुटबॉल करियर और जो वो करने की कोशिश कर रहा था उसके बारे में इतनी भावुकता से बोलते हुए सुनती हैं। तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि ये कोई ऐसा बच्चा है जो यहाँ बस नशा कर रहा हो या शराब पी रहा हो। और अगर किसी ने उसे ये सब करते हुए देखा है तो आगे आए, कुछ कहें। हम जानते हैं कि बच्चे माता पिता को सब कुछ नहीं बताते। वो कॉलेज में हैं, कभी कभी कुछ करता भी होगा, पर किसी को तो बताना चाहिए। कोई कह रहा और है, देखो, मुझे लगता है जैसा कि हमने उस वीडियो की बात की थी जिसमें शायद नोलन हो, वो भी इस पहेली का हिस्सा है ना? वीडियोस आएंगे, एक टाइमलाइन बनेगी। इस बात में कुछ दम है कि वहां इतने लोग थे। आपको अब तक नहीं पता किसने किससे बात की या इंटरव्यू कैसे थे, लेकिन सोचिए, किसी के पास और जानकारी हो सकती है। इस स्वतंत्र पोस्टमार्टम के आधार पर आप देखेंगे कि आधिकारिक पोस्टमार्टम में क्या होता है। वो सिर्फ इतनी ही जानकारी दे सकता है। तो डॉक्टर नीता रैदरफोर्ड, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं इसका सच में आभार मानता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
और फिलहाल साइड बार पर हमारे पास आपके लिए बस इतना ही है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े, और हमेशा की तरह कृपया YouTube, Apple Podcast, Spotify या जहां भी आप अपने पॉडकास्ट सुनते हैं वहां सब्सक्राइब करें। आप हमें NBC के पीकॉक पर भी देख सकते हैं। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं X, Instagram, मेरा न्यूज नेशन शो जेसी वेबर लाइव सोमवार से शुक्रवार रात 11:00 बजे ईस्टर्न टाइम पर। फिर मिलेंगे, सभी को नमस्कार।